बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे विल टॉक अबाउट the next topic, that is the three-dimensional motion. As you can see here, this three-dimensional motion is related to our course, that is the Mechanics 1, PHY 301, BS Food Science and Technology, third semester, morning, fall 2021. In the previous lecture, we have discussed about the two dimensional motion और हमने इसके बारे में डिटेल जो है वो डिस्कशन की थी और ये देखा था कि ये जो टू डिमेंशनल मोशन होती है लेक्चर अपना ये ऐसी होती है जो कि टू डायमेंशंस के क्रॉस हो या फिर प्लेन के अंदर मोशन हो। तो प्लेन के अंदर मोशन के लिहाज से हमने 2 तरह की केस स्टडी के तौर पे एग्ज़ाम्पल ली थी, दैट वाज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द सर्कुलर मोशन। सो वी हैव अ कंप्लीट डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने ये पढ़ा था कि इसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा सकता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट को कंप्यूट किया जा सकता है। देन फॉर द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी आल्सो कंप्यूटेड कि हाउ व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन, व्हाट आर द कैटेगरीज़ विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस हवाले से आपके पास जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाई जा सकती है एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उनके ओवरऑल जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कैसे की जा सकती है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ दी थ्री डायमेंशनल मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी बॉडी की जो मोशन है उसको थ्री डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए हम वही बेसिक आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं फॉर दी वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल पोज़ीशन के हवाले से बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम बॉडी को थ्री डायमेंशन के अंदर किस तरह उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसकी वेलोसिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन एक्सेलरेशन को कैसे थ्री डायमेंशन के अंदर कंप्यूट किया जा सकता है और फिर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डील कर सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कि सबसे पहले थ्री डायमेंशनल मोशन होती क्या है। वैसे तो जिस तरह की हमारी बेसिक डेफिनेशंस पुरानी नहीं है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग थ्री डायमेंशंस इज़ कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ऐसी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि तीनों डायमेंशंस के अंदर मौजूद हो, हम उसे कह सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। और यू कैन से द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस इज़ कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हमारे पास आमतौर पे हम जो स्पेस ले रहे होते हैं, एक्चुअली दिस इज़ द 3D स्पेस। तो उस हवाले से आपके पास जो मोशन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज़ अ थ्री डायमेंशनल मोशन। और यू कैन से हियर फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द ग्लास मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर आपके पास जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, थ्री डायमेंशनली मूव कर रहे होते हैं। एज़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने एक वीडियो के तौर पे एनिमेशन दिखाने की कोशिश की हुई है और आप देख सकते हैं कि हर एक जो आपके पास पार्टिकल है, वो डिफरेंटली मूव कर रहा है रैंडमली एंड सेकंडली हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इट्स मीन अगर आप इसी की ही कोई डायरेक्शन को करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको मिनिममली कितने रिक्वायर होगी, कितनी डायरेक्शंस रिक्वायर होंगी, 3 डायरेक्शंस रिक्वायर होंगी। तो फिर आप किसी जाके पार्टिकल की पोज़ीशन और उसकी चेंज इन पोज़ीशन, फिर इसकी वेलोसिटी एटसेट्रा इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ने अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है पोज़ीशन ऑफ द पार्टिकल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई बॉडी हो और वो थ्री डायमेंशन में मूव कर रही हो, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए जब आप किसी पोजीशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं पार्टिकल की, तो उसके लिए मिनिमम कितने थ्री डायमेंशन जो है वो रिक्वायर ये थ्री कंपोनेंट्स रिक्वायर होने चाहिए। एज़ यू कैन सी हियर द डेफिनिशन, अ पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन रिक्वायर्स मिनिमम थ्री कंपोनेंट फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास एक बॉडी है, अगर वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर रही है, तो इट मीन इट रिक्वायर मिनिमम थ्री कंपोनेंट फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए 3 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं। ये बेसिक रिव्यू है वैसा ही जैसा कि आपने वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए पढ़ा था। तो आपको याद हो तो हमने तब भी कहा था कि एक ऐसा वेक्टर जो कि आपके पास मिनिमम 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता हो, हम उसे कहते हैं कि वो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है। एज़ यू कैन सी हियर we have x component, y component and z component. This A vector is basically the
सम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स। तो इन द सेम वे अगर आपके पास किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो थ्री डायमेंशन पर मुश्तमिल है तो आप उसका जो यूनिट वेक्टर है वो कंप्यूट सॉरी पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज द आर, यू कैन कंप्यूट इट एज कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वेक्टर है तो it will be the function of x, y and z as you can see here। तो ये x पे भी डिपेंड करता है, y पे भी डिपेंड करता है और z पे भी डिपेंड करेगा। तो उस वाले से ये आपके पास क्या होगा, ये एक्स वाई जी के कंपोनेंट्स होंगे। तो इसी लॉजिक को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इसी डेफिनेशन को रिवाइज़ करें जो थ्री डायमेंशन वाली वेक्टर्स के हिसाब से थी, तो कोई भी वेक्टर जो है उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जी कंपोनेंट होगा। उस हवाले से आपके पास जो है आप AX, AY और AZ कंपोनेंट और I hat, J hat and K hat are the unit vector that representing the direction of X। ये X डायरेक्शन के लिए था जी लास्ट है। ये आपके पास Y डायरेक्शन के लिहाज से था और ये आपके पास क्या है जी Z डायरेक्शन के लिहाज से था। So in the same way, we can also replace them or we can also make them as the position vector of the particle at given instance in unit vector x, y, z direction. So you can see here, this is the x direction, this is the x component along I, this is y component along j and this is the z component along k। तो ये आपके पास I, j के जो है these are the unit vectors x, y, z की तरफ। तो उस हवाले से आप जो है किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है that can be represented by xi, yi, yj and zk unit vectors. And obviously, the position vector is basically the given us about the change in position। So उस हवाले से अगर आप देखें तो हमारे पास जो नई डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की बन सकती है दैट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन with respect to its surrounding is called the displacement of the particle in 3D। So you can see here कि आपके पास अगर आपके पास जो बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो और इस बॉडी की जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल हो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, then it is called the displacement of the particle in three dimensions। So it's the same situation. You have to put just the change in each component। So the displacement represented by the d और ये आपके पास होगा x2 minus x1। जैसा कि आपने लास्ट टाइम पोजीशन निकाली थी तो यू जस्ट अप्लाइंग हेयर द चेंज फंक्शन हेयर। तो उस वाले से x2 माइनस x1, ये x2 बेसिकली द फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। इसी तरह y2 माइनस y1 इज द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, z2 माइनस z1 इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो यू कैन डायरेक्टली राइट देम एज कि डेल्टा r इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज। ठीक है जी। और ये बराबर होगा डेल्टा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डेल्टा वाई जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस डेल्टा जी के यूनिट वेक्टर। तो ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी है एक्चुअली दीज आर दी एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई टू माइनस वाई वन है और यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लगा दिया। तो उस हवाले से आपके पास जी यहाँ पे ये वैल्यूज डेवलप हो जाएंगी और आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा। डेल्टा इज बेसिकली द चेंज फंक्शन है। सिमिलरली यू कैन सी हियर कि अगर आपने जब एक दफ़ा कंप्यूट कर लिया कि आपके पास पोजीशन चेंज किस सेंस में हो रही है, किस शरह से होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन आल्सो एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है दैट इज वेरी सिंपल टू कंप्यूट दैट। The rate of change of position of the particle with respect to the time having three-dimensional motion is known as velocity। तो याद रखें कि change of position of the particle with respect to the time जो होता है that was called as a position। तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिहाज से। फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पास एक वेक्टर जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ दैट इज द r1। तो आपके पास पहला वेक्टर था r1 दैट वाज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वो दैट इज द r2।
So you can see here आपके पास यहाँ पे जो है सेकंड वेक्टर है that is the representing the second position of the particle in three dimension. So this is R2. So the overall change of the particle in the particle is in the position of the particle is basically the point 1 P1 to P2 position. So you can apply here the head to tail rule, and by applying the head to tail rule, then delta R becomes like this way. It's pointing towards the P1 to P2. So the delta R हमने compute कर लिया, जो कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने काम कर लिया था. Now, if this distance is quite larger and the delta t is not so much smaller, तो ये आपके पास जो है delta t is larger, then this velocity जो है will be equal to the average velocity. So this average velocity is basically represented due to the delta t is much larger as compared to the zero. तो इस वाले से ये जो आपके पास velocity निकलेगी that will be equal to the average velocity delta over delta t. But in case when you have a time limit that can then delta t the smallest change is approaches to zero. अगर ये आपके पास जो है it's becomes going to zero. अगर ये delta t जो है वो approach करता है zero को, then it's mean the second point is lying very close to the P1. So this is the second vector as I'm representing here. जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर होगा दिस विल बी इक्वल टू R2. तो ये अगर R2 है तो द योर चेंज इज वेरी स्टीपन, और उस वाले से ये डेल्टा R होगा. तो इस केस के अंदर इस तरह की जो वेलोसिटी हम कंप्यूट करेंगे that particular velocity will be known as इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी. और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आई एम आल्सो रिप्रेजेंटिंग द फार्मूला है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी. इसमें गौरतलब बात ये है कि अब आपके पास ये जो डेल्टाज हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं डी और डी टी में. एक्चुअली दिस डी इज बेसिकली नोन एज द डेरिवेटिव फॉर्म. तो उस हवाले से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इट इज कन्वर्टिंग इनटू द डेरिवेटिव फॉर्म. ये किस तरह से लिखा जाता है, so this d is basically the derivatives. It's a derivative, so you can see here it's a derivative of time with respect to the this is the derivative of the position vector with respect to the d over dt. तो actually this is the d over dt. तो ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, दी पोजीशन वेक्टर का. तो ये आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. ईच कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर जो है इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड के जैसा कि आपने पोजीशन वेक्टर जो है वो कंप्यूट किया हुआ था कि वो कंपोनेंट वाइज हो सकता है. तो इन द सेम वे द वेलोसिटी कंपोनेंट कैन बी टेकन एज vx इज इक्वल टू dx over dt. So instantaneous velocity along x-axis can be computed as dx over dt. Similarly, the instantaneous velocity vector computing around the y-axis is equal to dy over dt and vz is equal to dz over dt. तो उस वाले से ये आपके पास कंप्यूट कंपोनेंट फॉर्म में भी किया जा सकता है. सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो वेलोसिटी component form में है, then we can also make them particularly some original or you can say generalized form, और वो एक जनरल फॉर्म वेक्टर की फॉर्म में बनाया जा सकता है. द v कैन बी रिटन एज dr over dt is equal to dx over dt a unit vector plus dy over dt j unit vector plus dz over dt k unit vector. So the velocity can be taken as a vector form. Similarly, अगर आपको इस velocity का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यू कैन आल्सो कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, और उसका तरीकाकार वही होगा जो आपने पहले वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इन थर्ड डायमेंशंस के लिए किया हुआ है. सिंपल मेथड ये है जी कि हर एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलेंगे, उसकी कंपोनेंट के हिसाब से. तो यू कैन अप्लाई है dx over dt होल स्क्वायर प्लस dy over dt
होल स्क्वायर प्लस डी जी ओवर डी टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंप्यूट कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। इसी तरह से आप डिफरेंट एंगल भी कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे 3 तरह के एंगल पढ़े हुए थे और जिसको हम कोसाइन लॉ भी कहते हैं, वो भी कंप्यूट किया जा सकता है। वी कैन कंप्यूट अल्फा, वी कैन आल्सो कंप्यूट द बीटा एंड वी कैन आल्सो कंप्यूट द गामा। बट फॉर द केस ऑफ द मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, तो अल्फा बीटा और गामा जो है वो इतने कंसर्न नहीं रखते। तो वी ऑल्सो ऑलवेज स्टक विद द, यू कैन से, द प्लेन एंगल्स डी एक्स ओवर डी टी, और उस हिसाब से हम चलते हैं। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो कोसाइन लॉज वगैरह जो है वो जनरली तौर पे थ्री डायमेंशनल मोशन के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं किए जाते। So similarly, we can also find the acceleration. Acceleration जो है वो आपकी जो सिचुएशन है वेलोसिटी की, उसके मुताबिक निकाला जा सकता है और वो आम तौर पे डिफाइन किया जा सकता है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर थ्री डायमेंशनल मोशन is known as acceleration. So the change of velocity of the particle with respect to the time. So it's mean, अगर हम थोड़ा सा बात को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो उस वाले से आपके पास जो है एक्सेलरेशन ये कहलाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन है तो इट कुड बी लाइक जस्ट लाइक एवरेज टाइप एक्सेलरेशन एज वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द प्रीवियस डेफिनेशन। हम अगर गौर करें तो हमने प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर से ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को कंप्यूट कर लिया हुआ। सो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है? अगर आपके पास बॉडी जो है इनिशियली तौर पे ये 2 सिचुएशन दिखाई गई हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है पहली सिचुएशन तो ये है कि एक कार है और उसके अंदर वो to find the car's average acceleration between the P1 and P2, we first find the change in velocity and then notice that V1 plus V2 is equal to V2। तो उस वाले से आपने वही वाला तरीकाकार इख्तियार करना है जैसे आपने लास्ट टाइम एक्सेलरेट सर्कुलर मोशन के लिए किया था। इनिशियल P1 के लिए आपने वेलोसिटी V1 ले लिया, फिर P2 के लिए वेलोसिटी V2 ले ली और चेंज इन वेलोसिटी आपने कंप्यूट करना है। तो आपने ये देखिए V1 यहाँ पे ले आए पैरेलल फॉर्म के अंदर, V2 जो है वो पैरेलल फॉर्म के अंदर यहाँ पे वेक्टर को ट्रांसलेट कर दिया और वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। तो इस सेंस के अंदर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के करीब आ गए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो वेक्टर्स के दरमियान आप हेड टू टेल रूल लगा के ओवरऑल नेट चेंज निकाल सकते हैं। तो इस वेक्टर के अंदर टोटल जो चेंज आया है वो V1 प्लस V2 डेल्टा V इज इक्वल टू V2 के बराबर है। इसको रीअरेंज किया तो डेल्टा V की वैल्यू निकल आई हमारे पास। और ये जो डेल्टा V है, अब ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या है जी, आपका एक्सेलरेशन भी होता है। सो वी गॉट हियर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा t। सो दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 एंड T2 माइनस T1। सो ये इस वाले से एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर आप देखें कि we are interested to find it out the instantaneous. If we have a very short time, then we will apply the limit, and according to this limit, k delta t approaches to zero, delta v over delta t becomes dv over dt, and dv over dt is the instantaneous acceleration। और ये आपको पास बताता है कि आपका जो acceleration है that is instantaneous। फिर कंपोनेंट वाइज अगर आप देखें तो वी हैव हियर ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट एंड ए जी कंपोनेंट। तो जहाँ पे भी आप डेरिवेटिव की फॉर्म देखेंगे इट्स मीन इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो उस वाले से अगर आपकी एक्सेलरेशन है तो ये होगा डी वी एक्स ओवर डी टी, ये ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी, ए जी इज इक्वल टू डी वी जी ओवर डी टी। तो in the same way, we can also make again the total vector form और वो आपके पास किस तरह हो सकती है, a vector is equal to dv over dt is equal to dvx over dt I unit vector plus dvy over dt j unit vector plus dvz over dt is the k unit vector. So in you can say another form of the derivative form, that is the
इन टर्म्स ऑफ द बेसिक पोजीशन। तो उस वाले से अगर आप देखें तो आपके पास ये है कि डी वी ओवर डी टी जो है एक्चुअली तौर पे वो हमारे पास है जी एक्सेलरेशन। और जबकि जो v होता है एक्चुअली ये भी किसके बराबर होता है, ये भी डी आर ओवर डी टी की फॉर्म के बराबर होता है। तो अगर आप v की यहाँ पे डेफिनेशन पुट करते हैं तो आपकी ये वाली इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ जाती है, डी फिर डी एंड डी टी डबल डी टी। तो ये डी टी स्क्वायर हो जाता है जी। और यहाँ पे क्या रह जाता है, आर रह जाता है। तो इस फॉर्म को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर और ये वाला डी खत्म कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाता है डी टू ओवर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो उस वाले से आपके पास क्या है, ये डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वाले से हमारे पास जो है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बन जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसी तरह से अगर एक्स कंपोनेंट है, इसी तरह से वाई कंपोनेंट हो तो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर बन जाता है। अगर जी कंपोनेंट है तो इट विल बिकम डी टू जी ओवर डी टी स्क्वायर बन जाता है। तो ये डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट राइट नाउ एज वी आर वर्किंग विद दी मोस्ट ऑफ द केसेस जिसके अंदर आप लोग बायो के हैं, तो उस वाले से फिर हम मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे चीज़ों पर। बट इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन फॉर फोकस। तो उस वाले से आप परेशान भी ना होइएगा। तो उस वाले से ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको इतना कि देख सकें जितनी कि हमें ज़रूरत है। हम फर्दर जो है मैथमेटिक्स के अंदर इसके साथ काम नहीं करेंगे। Inshallah, in the next lecture we will discuss about the concept of force। हमारे पास तकरीबन काइनेमेटिकल मोशन जितनी भी थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो we will discuss इंशाल्लाह about the concept of force और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे और द लॉज ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की डिस्कशन इंटरेक्टिव सेशन के अंदर आप वो कर सकते हैं ड्यूरिंग जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सब क्वेश्चन का या फिर डिस्कशन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।